वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें बोली गई हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल अनटिल अनलेस यू ट्राई। तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको हमेशा इम्पॉसिबल चीज़ें लगेंगी। इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो ये अंड्री हेबर्न ने यहाँ पे मेंशन करी है। और जब हम कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो वो हमें पूरे अपने दिलो जान से वो चीज़ें शुरू करनी चाहिए और उसमें लास्ट तक जो पॉइंट है पहुंचने के लिए वहाँ तक अपने एफ़र्ट को रिडक्ट नहीं करना चाहिए, अपने एफ़र्ट को डिडक्ट नहीं करना चाहिए, जिसके कारण हम वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो उससे अपने पूरे एफ़र्ट्स के साथ करिए, तभी वो आपको अचीव हो पाएगी। चलिए देखते हैं, कल के कुछ क्वेश्चन थे। ये नटंकी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो इसकी जो लोकेशंस है वो मैं आपसे पूछा था और ये नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए है वो भी हम देख लेते हैं। तो नटंकी नेशनल पार्क लोकेटेड है किस में, नागालैंड में, और ये परेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये इसकी स्थापना की बात करी जा रही है तो 1993 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और इसकी जो स्पेसीज डाइवर्सिटी है वो क्या क्या है, हुल्लुक, गिबन, गोल्डन लंगूर, हॉर्नबिल, एशियन पाम सीवेट, ब्लैक स्टॉक टाइगर, वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, मॉनिटर लेजार्ड, पाइथन, स्लॉथ बियर, ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। ऐसी डाइवर्सिटी यहाँ पे फ्लोरा फौना की है। तो यहाँ पे इसका जो नाम निकल के आया टांकी नेशनल पार्क, वह डिराइव किया गया कहाँ से, जेम डायलेक्ट से। तो ये एक भाषा है जेम डायलेक्ट, और कौन से लोग बोलते हैं, जेलियांगरोंग नागा जो होते हैं इसको बोलते हैं। तो जेलियांगरोंग नागा जेम डायलेक्ट बोलते हैं और यहीं से ये चीज़ें निकल के आई हैं। अब देख लेते हैं जो नेशनल पार्क ये हैं ये कहाँ पे हैं, ये आपको बताना है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है और राजबरी नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ पे हैं। तो दोनों एक ही स्टेट में होंगे। एक स्टेट के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको रखता हूँ कि नेशनल पार्क एक दिन में एक स्टेट के कवर हो जाएं। इस तरीके से जो 28 राज्य हैं उनके नेशनल पार्क 28 दिन में कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और याद भी रहेगा अगर आप लिखेंगे भी कमेंट सेक्शंस में कि ये कहाँ के नेशनल पार्क हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन अगर लिखते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बातें होंगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखें और इस पे आप कमेंट करते रहें, तभी आपको लंबे समय तक याद आएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे डाउन टू अर्थ में एक टॉपिक आया हुआ है, 2020 सा रिकॉर्ड ब्रेकिंग वेदर इवेंट। तो 3 साल लगातार लानीना आने के बाद भी यहाँ पे वेदर में प्रॉब्लम आई है, वेदर में ब्रेकेज आई है, जिसके कारण ड्रॉट निकल के आई है कुछ जगह। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और ला नीना क्या है, एल नीना क्या है, उसको भी हम डिटेलिंग में समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और क्लाइमेट के बारे में अभी पूरी वर्ल्ड बातें कर रही हैं। तो इन्वायरमेंट सेक्शंस ऐसा सेक्शंस आप इसको छोड़िएगा नहीं। और इन्वायरमेंट शंकर आईएएस का जो बुक है उसका मैं पूरी लिस्टिंग करके यहाँ पे वीडियो अपने चैनल पे डाला हूँ। आप वीडियो के लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आपको इससे बिल्कुल ही लाभ मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पे उस वीडियो में मेहनत करी गई है और आपको यूपीएससी को कंसर्न में रख के, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कंसर्न में रख के वो तैयार किया गया है और आपको बिल्कुल भी वहाँ से निराशा नहीं मिलेगी। तो उसको आप देख सकते हैं और जो जो क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मैंने डीलिंग कराए हैं वो भी आपको लाभ पहुँचाएंगे। यहाँ पे बात करें तो क्लाइमेट का जो है वो दिन पर दिन चेंजेस आगे बढ़ता जा रहा है और स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट अभी जो 21 अप्रैल 22 को रिलीज़ हुई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लाइमेट का जो रिपोर्ट है ये WMO रिलीज करता है। तो WMO क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस इसको रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो बिल्कुल भी आप लोग
इसको WMO बोलना नहीं भूलेंगे। तो क्लाइमेट इंडिकेटर क्या क्या है, तो इसको ग्रीन हाउस गैसेस को देखता है, टेम्परेचर को देखता है, सी लेवल राइज को देखता है, ओशियन की हीट एसिडिफिकेशन को देखता है, सी आइस और ग्लेशियर्स को देखता है। यह सब चीज़ों को हाईलाइट करके ये इम्पैक्ट करता है कि क्लाइमेट चेंज कितना एक्सट्रीम वेदर हो चुका है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखता है। तो ये क्या क्या यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इम्पैक्ट, तो ड्रॉट, फ्लड, हीट वेव इफेक्ट, जो कि अभी दिल्ली में हीट वेव चल रही है इस अप्रैल के मिड अप्रैल में ही, आफ्टर लार्ज पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड द कॉस्ट आर राइजिंग। तो जहाँ भी ग्लोबली क्लाइमेट इम्पैक्ट होगा वहाँ पे लोग प्रभावित होंगे और वहाँ पे क्लाइमेट रिफ्यूजी भी लोग बन जा रहे हैं। तो अगर कहीं का क्लाइमेट एकदम वर्स हो गया है तो वहाँ से लोग माइग्रेट होंगे ही होंगे। तो वहाँ से माइग्रेट होके आएंगे तो उनकी इकॉनमी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होगी। तो उस देश, उस कंट्री की इकॉनमी भी बहुत हद तक फ्लक्चुएट हो रही है। और इस हीट वेव में भी रिसेंटली एक एडिटोरियल में मेंशन करी गई है, तो हीट वेव के कारण जो लेबर अपना है, लेबर फोर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि इस हीट वेव में वो अपने काम को कैसे करेंगे, तो अगर अपने काम को ही पोस्टपोन करते हैं जिसके कारण क्या होगा, उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, केवल किसी एक सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, और देश की जीडीपी और इकॉनमी भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन होने के कगार पे आ जाती है अगर इस चीज़ को टैकल नहीं करा गया। इसीलिए बात करी गई है यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर को स्टील करने के लिए, और इससे ऊपर जो कोई भी जाएगा तो आने वाले समय में बहुत मेजर प्रॉब्लम होगा, ये साइंटिफिक एक्सपर्ट का कहना है। ग्लोबल मीन टेम्परेचर 8 साल में जो होगा वो हाईएस्ट ऑन द रिकॉर्ड यहाँ पे करा गया है। और सी लेवल ओशियन हीट आर एट रिकॉर्ड लेवल और ट्रेंड विल कंटिन्यू में सेंचुरी। तो ये सी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और अंटार्कटिका आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही हैं। यूरोप का जो चीज़ें हैं वो भी ग्लेशियर मेल्ट हो रही हैं। ऐसी चीज़ें रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन करी गई हैं जिसके कारण ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। रिपोर्ट से क्वेश्चंस हमेशा यूपीएससी बनाता है, इसलिए रिपोर्ट को निगलेक्ट नहीं करिएगा और रिपोर्ट की सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए हीट वेव अफेक्ट कम्युनिटी एवरी कंटिनेंट, तो हर कंटिनेंट में हीट वेव इफेक्ट किया। अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में भी हीट वेव से कितने लोगों की डेथ हुई है, और भारत में तो हीट वेव से डेथ अभी रिसेंटली सुनी गई है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में तो भयंकर हुई है। जो भी वहाँ पे गैदरिंग हुई थी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में, वहाँ पे लगभग 15-20 लोगों की डेथ हो गई है। कई सारे लोग को मेडिकल एड लेनी पड़ी है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई है। अब देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्या 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 रीज़न है। बेसिक रीज़न तो हम यहाँ समझ ही लेंगे। अब देखते हैं, ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। दो कंसेप्ट है ज्योग्राफी में, वो है ला नीना और एल नीना। तो ला नीना और एल नीना जो कंसेप्ट है वह क्या है, इसमें क्या अंतर है, वो भी हम समझेंगे। तो ये देख ले सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारा साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो जब एल नीनो की ईयर आती है, जब हम कहते हैं कि एल नीनो का इफेक्ट है, तो एल नीनो में क्या आता है, जो यहाँ की एल नीनो की जो यहाँ की गर्मी है, जो वाटर है, जो वाटर सर्कुलेट करता है पैसिफिक ओशियन में, तो यहाँ के वाटर, गर्म वाटर सर्कुलेट करके किधर आ जाते हैं, धीरे धीरे वो शिफ्ट हो जाते हैं साउदर्न अमेरिका में। साउदर्न अमेरिका यानी ब्राज़ील पार्ट, पेरू पार्ट, अर्जेंटीना पार्ट, इस पार्ट पे आ जाते हैं। जिसके कारण क्या आता है कि यह वातावरण में ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, बहुत सारे प्रॉब्लम लेके निकल के आते हैं। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं और क्रिएट करती हैं एक डिजास्टर, जिसमें वर्ल्ड की एग्रीकल्चरल इकॉनमी बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है और डायरेक्टली कंट्री के इकॉनमी को लॉस करती है। ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अब ला नीना का जो ईयर है, जो लगातार अभी 3 साल से ला नीना चल रहा है, ये अल नीना का सुनवाई नहीं था, लेकिन फिर भी हीट वेव को पूरे वर्ल्ड में कंसीडर किया गया है। आखिर क्यों?
तो ये भी चीज़ें एक एक्सपर्ट और साइंटिस्ट के द्वारा जांच करी जा रही है कि आखिर इतने लगातार ला नीना आने के बाद भी हम लोग एल नीनो को कैसे यहाँ पे अचानक फेस करें, एल नीनो के सिम्टम को कैसे फेस कर रहे हैं। तो एल नीनो में हम लोग देखें, अब देखते हैं कि ला नीनो में क्या होता है। तो जो यहाँ पे कोल्ड वाटर होती है यहाँ पे ये साउदर्न अमेरिका में, तो साउदर्न अमेरिका की कोल्ड वाटर धीरे धीरे मूव किधर को करती हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, जो यहाँ पे इतनी गर्मी हो जाती है जिनके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ें एक गुड कंसेप्ट है कि ला नीना हमेशा हम लोगों का क्या करेगा, एक अच्छा क्लाइमेट, एक अच्छा फसल, एक अच्छा रेनफॉल, तो सारी चीज़ें यहाँ से ड्रॉट वगैरह, फ्लड, फेमाइंस, ये सब चीज़ें हट जाएंगी जब अगर ला नीना आता है, जाहिर सी बात है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं और ये जो गर्म पानी है, ये जो वाटर है हमारे ओशियंस का, ये इधर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये एक नॉर्मल फेनामिना है, ये चीज़ें होती रहती हैं ज़रूर, 5 से 7 साल के अंदर में ये चीज़ें होती रहती हैं। ये हम लोगों ने देखा। अब ला नीना का हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं डेफिनेशंस के साथ। तो यह एक स्पेनिश द गर्ल वर्ड है, इसको इंडिकेट करता है ला नीना, और ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन है जो कि कोल्डर काउंटर पार्ट ऑफ द एल नीना है। तो एल नीना को कोल्डन पार्ट काउंटर पार्ट है, उसका विरुद्ध है, उसके विपरीत है। ला नीना और एल नीना एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, इसलिए इस चीज़ को हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो एल नीनो क्या करता है, साउदर्न ऑस्सिलेशन एंसो क्लाइमेट पैटर्न। तो साउदर्न ऑस्सिलेशन जो होता है, जो साउदर्न अमेरिका में जो आपको मैं बोला, तो साउदर्न अमेरिका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साउदर्न अमेरिका है। तो ऑस्सिलेशन जो भी होती हैं यहाँ पे, साउदर्न ऑस्सिलेशंस, वो किधर को मुड़ जाती हैं, यहाँ पे इस साइड से लेके ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साइड तक ऊपर ऊपर यहाँ पे मिल जाती हैं, जहाँ पे यहाँ पे भीषण गर्मी होती है। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो यह एक स्पेनिश, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं यूपीएससी में भी, और स्टेट पीसीएस का तो कई बार ये फेवरेट क्वेश्चंस रहा है, इसलिए इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करें। सामान्यतः बात करी जाती है ला नीना का जो पीरियड होता है, तो सी सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, जो कि लोअर होती है नॉर्मल से, वो क्या होती है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक लोअर हो जाती है। तो ये जो ला नीना है वो टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा ठंडा करके रखता है, जिसके कारण जो फेनोमेनन है वो नॉर्मल तरीके से चलती है। और भारत में तो इससे ला नीना हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, और एक नॉर्मल टेम्परेचर के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। ला नीना ऑफन परसिस्ट फॉर लॉन्गर देन 5 मंथ। तो ये 5 मंथ से ज़्यादा के समय तक ये चीज़ें होती हैं। एल नीनो एंड ला नीना कैन बी इंडिकेटर ऑफ वेदर चेंजेज अक्रॉस द ग्लोब। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कवर किया। और ये दो इंडिकेटर हैं कि ग्लोबली कैसे चीज़ें बदल रही हैं, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट में क्या क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में भी आने वाले हैं, ग्लेशियर्स कितने पिघल रहे हैं और कितने पिघलेंगे, ये सारी चीज़ों का अनुमान हम इन दोनों इंडिकेटर से लगा सकते हैं। अगर आज के आप कार्य कर रहे हैं कितने अच्छे, तो यही रिजल्ट आपका भविष्य में, फ्यूचर में देता है। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग एल नीनो को इस इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। अटलांटिक और पैसिफिक हरिकेन्स कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू लोअर और हायर विंड शेयर। तो लोअर और हायर जो विंड की कैपेसिटी है वो चलती है, जिसके कारण अटलांटिक में और पैसिफिक में तूफानों का आना जाना लगा रहता है। ये सी सरफेस टेम्परेचर पर भी चीज़ें निर्भर करती हैं कि सी का टेम्परेचर कितना है। उसी टेम्परेचर के आधार पे ला नीना और एल नीनो को माना गया है, जिसके कारण यहाँ पे कभी तूफान, कभी सूखा, कभी सुनामी, कभी एग्रीकल्चरल, कभी फमाइंस, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। टेरर ऑन रोड एक नेक्स्ट एडिटोरियल है आपके सामने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास यहाँ पे अपने आर्मी लोगों का एक ट्रक उड़ा दिया गया है, जिसके कारण फिर से एक ऐसी बातें बोली गई हैं कि यह कहीं ना कहीं हमारे
सिक्योरिटी पे ये खतरा फिर से मंडरा रहे हैं। तो अब ये बातें अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई हैं कि ये जो अटैक है जो आया हुआ है जम्मू कश्मीर में, वह किस ग्रुप के द्वारा हुआ है और इस पे टेरर लोग कितने थे, ये सारी चीज़ें ये अभी कंफर्मेशंस 100% नहीं हुई हैं। प्रिडिक्शंस के आधार पे कई सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं जो टेरर अटैक में, वो 20 अप्रैल को राजौरी पूंछ सेक्टर में हुई है ये चीज़ें, और एलओसी के पास ये पड़ती है जम्मू डिवीज़न में। इस चीज़ों को देखा जाए तो G20 की भारत में मीटिंग होनी है, जो कि कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में होनी है, और ये G20 टूरिज़्म का वर्किंग ग्रुप मीटिंग करेगा। यहाँ पे बात करी गई है फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी, ये SCO की मीटिंग होगी हमारे भारत में। वो कहाँ पे होगी SCO की मीटिंग? गोवा में, अगले ही महीने होनी है ये। तो वहाँ पे आएंगे मीटिंग करने। अब देखते हैं इस चीज़ को भारत कैसे डील करता है। एक तरफ बातें करी जा रही हैं अगर वो भारत के, तो भारत में अटैक हो रहे हैं, दूसरी तरफ बात करी जाए तो भारत के SCO में मीटिंग को अटेंड करने बिलावल, भारत के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखते हैं भारत इस चीज़ को कैसे डील करता है, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेगा। यह एक मेजर प्रॉब्लम भारत के लिए है। तो इमेजेज ऑफ आर्मी व्हीकल ऑन फायर, चाइल्ड बॉडी, उन लोगों की बॉडी बहुत छितर बितर हो गई थी, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जो भारत में अभी आई है, जो अटैक हुआ है भारत में मिलिटेंट के द्वारा, तो यह रीइग्नाइट करता है, आपको याद दिलाता है किस विजुअल्स को, पुलवामा अटैक को 2019 में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडिटोरियल में मेंशन है। फरवरी 14 की बात करी जाए तो कन्वाय एक बस में जो मिलिट्री आर्मी CRPF वगैरह थी, इनके जवान को जम्मू श्रीनगर के नेशनल हाईवे में पुलवामा के लेथपुरा के आसपास एक सुसाइडर बम्बर एक्सप्लोसिव से भरे हुए कार यहाँ पे उसको मैनेज किया गया, उसकी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करी गई, तो जिसके कारण टेरर अटैक हुआ और शॉक्ड हो गई पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास। ये सारी चीज़ें आपको निकल के आई हैं। अगस्त 5, 2019 भी एक सेमी ऑटोनोमस स्टेटस के रूप में यहाँ पे हम लोग जानते हैं, जो कि किसको दिया है, जम्मू कश्मीर को, उसकी कौन सी 370 के रूप में। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और टेरर जो है वो कब रुकेगी, जब दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में बैठ के अच्छे से बातें करेंगे, डील कर लेंगे, तभी ये चीज़ें रुकेंगी। हमें नहीं लगता किसी भी रूप में इंडिया और पाकिस्तान को इस मीटिंग को किसी भी रूप से हटानी चाहिए। और अगर जब तक कोई चीज़ें बात नहीं होंगी, डील नहीं होंगी, तो ये चीज़ें कैसे चलेंगी। जैसे कि अगर इंडिया बात कर रहा है कि यूक्रेन और रशिया से हमेशा कहता है आप बैठ के कुर्सी पे डील करो, सभी समाधान निकलेंगी, वार कोई सलूशन नहीं है। इसी तरह मैं भी यहाँ पे कह सकता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई सलूशन चाहिए प्रॉपर, तो बैठ के राउंड टेबल चेयर पे आप तभी जाके यहाँ पे समाधान निकालेंगे। तो राउंड टेबल चेयर का जो कंसेप्ट है बहुत फेमस और पुराना है, और जिसके कारण यहाँ पे समाधान निकल सकती है। देखते हैं आगे इस पे कोई न्यूज़ आती है तो कवर किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये भी कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन और लाइफ ऑन अर्थ इसका टॉपिक है। तो बॉटनिकल गार्डन, लाइफ ऑन अर्थ डे जो है सेलिब्रेट किया गया है 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन सा डेट है? 22 अप्रैल। यहाँ पे रिसेंट डिसीजन लिया है कौन? तमिलनाडु ने, कि यहाँ पे एक लार्ज बॉटनिकल गार्डन को एस्टेब्लिश करेगा। अगर लार्ज बॉटनिकल गार्डन को एस्टेब्लिश करेगा तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो हम देखेंगे। इसका लोकेशन कहाँ है? तो CBG इसका नाम है, चेंगलपट्टू बॉटनिकल गार्डन इन द स्टेट, यहाँ पे तमिलनाडु एक बॉटनिकल गार्डन CBG इसका नाम है। और यह एक वेलकम न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है, जिसके कारण प्लांट फ्रॉम बेसिस ऑफ सिविलाइजेशंस ह्यूमैनिटी हैज़ हैड
लॉन्ग एसोसिएशन विद द गार्डन। तो जो भी हम लोग इस चीज़ को कंजर्व और प्रिजर्व करेंगे, यह एक लंबा एसोसिएशन रहेगा ह्यूमैनिटी को लेके और प्लांट को लेके। तो फ्लोरा फौना के बीच में एक कनेक्शंस बना रहेगा और यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे प्लांट मोर देन 11,000 ईयर एगो। तो ये जो लर्नेड मैन हैं, यहाँ पे लोग एक्सपर्ट हैं, ये सब सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखने की बात करी गई है। ट्रेडिशन ऑफ होम गार्डन, प्लांट स्पेसेस अराउंड होम टू ग्रो एडिबल एंड मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट और एडिबल प्लांट उगाने की बहुत पुरानी पद्धति है इन गार्डनों में। और ये भी नोट किया गया है कि एंशियंट टेक्स्ट में इसको डिपिक्ट किया गया है, केव पेंटिंग में भी इसको दिखाया गया है। और जो रूलर थे हमारे एंशियंट सिविलाइजेशंस के, वो भी कहीं ना कहीं बॉटनिकल गार्डन को पैट्रोनेज देते थे, बॉटनिकल गार्डन को प्रमोट करते थे, जिसके कारण नेटिव प्लांट को कलेक्ट करके दूर दूर से वहाँ पे लाते थे और वहाँ पे उसकी सुंदरता को, उसकी वैरायटीज़ को, उसकी स्पीसीज़ को मेंटेन करके रखा जाता था। तो बहुत सारे ऐसे राजा रजवाड़े हैं जो इस चीज़ को कार्य किए थे। निकल के आती है ऑर्टो बॉटनिकल डी पडोवा, यह इटली में ही है, बहुत फेमस ये बॉटनिकल गार्डन है, जिसकी स्थापना 1545 ईस्वी में कर दी गई थी। और यह एक फेमस इतना है कि इसको मोस्ट वेल नोन जाना जाता है, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है। कौन सा? ऑर्टो बॉटनिकल डी पडोवा। तो ये कहाँ पे है, ये पूछ सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुका है, इसलिए इसको याद रखें। रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ पे है? लंदन में है। कौन सी सिटी में? कीवा में। तो की में है, ये लंदन में है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल से ही याद होना चाहिए आपको, लंदन में है। और ये फॉर्मरली जो है कंसोलिडेटेड किया गया था, कब? 1840 में। आज की बात ही करी जाए तो बॉटनिकल गार्डन मेजर सेंटर ऑफ रिसर्च और एजुकेशन सिस्टम का एक हब हो गया है, जिसके कारण प्लांट्स को एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हो चुका है। तो अगर कोई घूमना चाहता है तो भी बॉटनिकल गार्डन में जाता है। रिसर्च की बातें करी गई हैं तो भी बॉटनिकल गार्डन, एजुकेशन की बातें करी गई हैं तो भी बॉटनिकल गार्डन। ये बॉटनिकल गार्डन इस तरीके से हम लोगों के इकोनॉमी से, हम लोगों के इन्वायरमेंट से जुड़ चुका है, ताकि हम लोग इसको समझें। इस तरीके से इसको यहाँ पे एडिटोरियल पेश की गई है। ओल्डेस्ट ऑफ द इंडियन एकेडमिक गार्डन की बात करी गई है, तो एजेसी है आचार्य जगदीश चंद्र। ये बहुत ही बड़ा गार्डन है। यहाँ पे विजिट आप करिए कभी, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक बनियान ट्री है जो ऑलमोस्ट 800 टू 700 टू 800 मीटर में एक पेड़ फैला हुआ है। तो उसकी जड़ें निकले गई हैं और जड़ों से पेड़, एक ही पेड़ के बहुत बड़े पेड़ हैं। तो ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा ये पेड़ माना जाता है। ये आपके कहाँ पे है? हावड़ा, कोलकाता में है। तो इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। अगर आपको देखना है तो इसको वीडियो को जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये पेड़, सिंगल पेड़ कितना बड़ा है। गार्डन जो है 109 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसकी हेडक्वार्टर भी यहाँ पे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यहीं के पे है। ग्लोबली बात करी जाए तो बॉटनिकल गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। किस चीज़ के लिए? प्लांट एक्सप्लोरेशन के लिए। प्लांट को अगर हम देखते हैं, सर्वे करते हैं, उस चीज़ के लिए, डिस्कवरी के लिए, खोज के लिए, रिसर्च के लिए और बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ का? बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में सारे फ्लोरा को कलेक्ट करके यहाँ पे रखा जाता है। जितना हो सके डाइवर्स फ्लोरा को यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं हम लोग और उनको सहेज के रखते हैं और उनके बारे में स्टडी होती है, रिसर्च होता है, जिसके कारण एजुकेशंस निकल के आती है। तो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। अगर देश में ये चीज़ें नहीं आएंगी तो चीज़ों को कैसे पता चलेगा? इंडिया बॉटनिकल गार्डन हैव ऑफन लैक्ड दिस वाइडर पर्सपेक्टिव। तो इंडियन का जो बॉटनिकल गार्डन है एक वाइडर पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं कमी रखता है। ये जो अभी आपको बताया, प्लांट एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, रिसर्च, एजुकेशन, इन सब में बहुत हद तक इंडियन बॉटनिकल गार्डन की लैकिंग है, उसको सुधारना चाहिए, तभी हम लोग इस चीज़ में आगे जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली CBG की ओपनिंग तमिलनाडु में हो रही है। ओनली हैंडफुल ऑफ बॉटनिकल गार्डन काउंसिल ऑफ
जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो CSIR नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है, और केरला स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट KSTE ये यहाँ पे कहाँ पे है, केरला में है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट पलोड ये भी कहाँ पे है, केरला में है। AJC इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और मोर रिसेंटली KSTE मालाबार बॉटनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइट केरला में है। तो ये प्लांट एक्सप्लोरेशन और एजुकेशन प्रोग्राम के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं। ये जितने भी बॉटनिकल गार्डन मैंने बताया इसको आपको दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चंस कभी भी बन सकते हैं। इंडिया उन कंट्री में से है जो एक हाई डाइवर्सिटी प्लांट फ्लोरा फौना की स्पेसीज को प्रिजर्व करता है, रखता है और कंजर्व करता है। तो इसमें से अगर बात किया जाए तो एस्टिमेटेड 18,000 टू 20,000 प्लांट की स्पेसीज भारत में पाई जाती हैं। प्लांट जो है स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ आवर डाइवर्स इकोलॉजिकल कम्युनिटी, तो हमारे इकोलॉजिकल कम्युनिटी की एक फाउंडेशन है प्लांट फ्लोरा, जो हमें क्या देता है, प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, और मिटिगेट करता है क्लाइमेट चेंज को, इनरिच करता है स्पिरिट को, और सिक्योर करता है किस चीज़ को, हमको फ्यूचर, अनसर्टेन फ्यूचर से भी सिक्योर करता है। तो यहाँ पे अपनी जो नॉलेज है, वास्ट मेडिकल हेरिटेज इज एक्सट्रीमिटी लिमिटेड, बहुत हद तक इसको लिमिट कर दी गई है, इसलिए इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, अपने इस चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी जाके हम कहीं इस चीज़ पे रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और एजुकेशंस लोगों को दे पाएंगे। इससे रिलेटेड, बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड, और यहाँ पे अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट है जो पॉलिसी को आगे ले जाके भारत रख सकता है। 300 करोड़ CBG में कदमपुर विलेज चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें प्लांट की गई हैं, और 138 एकड़ में, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे होगी। अगर ये बन जाती है तो इंडिया की लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ये कहलाएगी। और CBG के पास जो क्षमता है, पोटेंशियल है, वो बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है। किस चीज़ के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, डिस्कवरी ऑफ आवर प्लांट वेल्थ, और रिसर्च, एजुकेशन, सिटीजन साइंस, इस सब चीज़ के लिए अगर बात करी जाए, बायोलॉजी के लिए, कंजर्वेशन के लिए, इस चीज़ की बात करी जाए तो इसके पास बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है, जिसके कारण ये चीज़ें कर सकता है, इसलिए इसको डेवलप करी गई है तमिलनाडु के द्वारा। अब देखते हैं ये चीज़ें। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू हैज़ बीन चूजेज की पार्टनर, तो जो लंदन का क्यू है, ये बॉटनिकल गार्डन क्यू में, ये यहाँ के एक्सपर्टीज़ की सहायता से हम इसको मेंटेन करेंगे, इसको डेवलप करेंगे। अब देखते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे कि किसके सहायता से, किसके पार्टनरशिप से हम यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ाएंगे, तो की पार्टनर को हम बनाए हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन को। यहाँ पे ये याद रखने वाली बातें हैं, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। कॉम्प्लेक्स में इंजीनियरिंग दैट गोज बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन ऑफ द सक्सेसफुल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन टुडे जो आज के डेट में रिप्रेजेंट करता है मेट्रिक ऑफ नेशनल सक्सेस और पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी आउटरीच जस्ट इन द गोल्डन एजेस ऑफ दिस रीजन। तो यहाँ पे पुराने समय से ही हम इसको प्रिजर्व करते हैं, और यह पर्सपेक्टिव की बातें करता है, चाहे साइंस में, चाहे हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में ये पर्सपेक्टिव की ही बातें करता है। अगर हम एंशिएंट पीरियड को देखें तो मौर्य मुनाक जो अशोका थे राजा, उन्होंने भी बॉटनिकल गार्डन को डिस्प्ले किया था, प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पे तवज्जो दिया था। तो साइंटिफिक डिस्पोजिशन और एक्लेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशंस यहाँ पे इन्होंने प्रमोट किया था। ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि हम लोगों का जो हेरिटेज है वो भी बॉटनिकल गार्डन को फोकस किया था। ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न में ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये बहुत एंशिएंट है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट बॉटनिकल गार्डन, यह केवल बॉटनिकल गार्डन नहीं है। इन दिस एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, आज का जो क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, जो डिक्लाइनिंग हो रही है बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना, जो लोगों के हैबिटेट, पेड़ पौधे, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे फ्लड आ रहे हैं, टेम्परेचर हो रही है, हीट वेव आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये सारे प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो जा रही है। डिफॉरेस्टेशन क्यों करना पड़ा है? क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाना है, लोगों के हैबिटेट कम हो रहे हैं, लोग की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अभी रिसेंटली इंडिया की पॉपुलेशंस मिड 2023 में चाइना को ओवरटेक कर जाएगी। तो ये ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं जिसके कारण ये चीज़ें निकल के आई हैं। इसलिए हम लोगों को अपनी सारी की सारी फ्लोरा फौना को प्रिजर्व कंजर्व करना चाहिए और उनको
मेंटेन करना चाहिए, देखभाल करने की विशेष ज़रूरत है। तो अपने इस प्लांट्स को नर्चर करने की आवश्यकता है और ये हम सभी जनरेशन्स के ऊपर निर्भर होना चाहिए कि हमारे आने वाले जनरेशन्स को भी ये फ़ायदा कर सके और नीड टू हील आवर अर्थ थ्रू द पावर ऑफ प्लांट। तो पावर ऑफ प्लांट जो है, इतनी अच्छी बातें बोली गई हैं यहाँ पे, उससे हम अपने अर्थ को हील कर सकते हैं क्योंकि अपनी अर्थ जो है अभी कहीं ना कहीं वो बीमार हो चुकी है, हम उसे बीमार कर चुके हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक न्यूज़ आई है, पीआईबी न्यूज़ मैंने यहाँ पे डाला है। 16वां सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। स्टेट पीसेस में ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली में ये चीज़ें हुई हैं, तो उनके टेक्स्ट के द्वारा यहाँ पे एड्रेस करी गई है डायरेक्टली, और ये चीज़ें आपको कंसर्न में रखनी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अमृत महोत्सव के दौरान कलांजलि जो है एक यूनिक कल्चरल एस्पेक्ट इनिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो पूछे कलांजलि कहाँ है, कहाँ होती है, तो इंडिया गेट में होती है, सेंट्रल विस्टा में ऑर्गेनाइज हुई है। तो ये चीज़ें आपको देख सकते हैं, कलांजलि है ये, और ये सारी चीज़ें कलांजलि के फेस्ट में हो रही हैं। तो यहाँ पे रात में ये चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं और आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक ट्रेडिशनल, यूनिक ट्रेडिशनल ये डांसेस हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीएम गति शक्ति एनएमपी यहाँ पे रिसीव किया है पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएम गति शक्ति एनएमपी को रिसीव करी गई है, क्या, पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ये चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, उड़ान 5.0। उड़ान 5.0 क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो उड़ान जो है 5.0 अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सिंधिया साहब के द्वारा ये चीज़ें लॉन्च की गई हैं। उड़ान फोकस करता था कैटेगरी सेकंड में 20 से 80 सीट में और कैटेगरी थर्ड में मोर देन 80 सीट। तो ये चीज़ें सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में जो सीटें रिजर्व होती हैं वो चीज़ें हैं। पहले क्या था कि ये 600 किलोमीटर तक इसकी वेब ऑफ थी, इसमें छूट दी जाती थी। उड़ान में एक ऐसा स्कीम है सिविल एविएशन के द्वारा, जो उड़े देश का आम नागरिक एक स्कीम निकाल के आया है, उड़े देश का आम नागरिक। तो 5.0 अभी चालू कर दिया गया है। इसमें 100 किलोमीटर की जो रेस्ट्रिक्शंस थी उसको कहीं ना कहीं हटाने की बात करी गई है और इसको दोनों प्रायोरिटी, बोथ प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी एरिया में इसको चलाने की बात करी गई है। और यहाँ पे एक और बात करी गई है कि जो एक तरफ से एयरलाइंस जाती है वो दूसरे सेम उसी रूट पे नहीं आए, वो दूसरे रूट से वहाँ पे आए, जिसके कारण और सारे पैसेंजर को कवर करेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। नेक्स्ट वन लाइन कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने डाला है। 254 4G मोबाइल टावर यहाँ पे डेडिकेट किए गए हैं नेशंस को। किस स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ के लोगों की लाइफ को थोड़ा फास्ट बनाया गया है, नॉर्थ ईस्ट के लाइफ को थोड़ा फास्ट बनाया गया है। 254 टावर 4G मोबाइल टावर के लगने बहुत बड़े बात होते हैं। एक बार में 254 टावर यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जिसके कारण वहाँ पे लोगों की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। और वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो वहाँ का डाटा कंजम्पशन, नॉलेज, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें वहाँ पे, ऑनलाइन सर्विसेज, सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँचनी शुरू हो जाएंगी। और एक अच्छी बात है, देश तरक्की कर रहा है। 2 डे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 का कंक्लूड किया गया है न्यू दिल्ली में, यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। और ये समिट कंक्लूड करता है कि इसको पीस इज़ द फाउंडेशन फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस और वेलबींग। तो यहाँ पे पीस को बहुत तवज्जो दी गई है कि शांति से रहेंगे तभी ह्यूमन के हैप्पीनेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एनआईए की टीम पूंछ पहुंची जो अभी ब्लास्ट हुआ है उस पे, और देखते हैं उस चीज़ को, उस न्यूज़ को ये क्या लिखे हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये है कि सिक्योरिटी एजेंसी एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो आपकी भारत में है, एनआईए जो बनाया गया था, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि नेचर ऑफ द ब्लास्ट क्या है। तो इनिशियल जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि मिलिटेंट मैनेज टू हिट द फ्यूल टैंक विद ग्रेनेड। तो जो ट्रक का फ्यूल टैंक था उसको ग्रेनेड से हिट किया गया है ताकि वो तुरंत ब्लास्ट करे और आर्मी पर्सनल की डेथ हो जाए। ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। तो मल्टीपल बुलेट भी फायर्ड हुई है बाद में,
लेकिन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या कंफर्म की है, यूज ऑफ बोथ बुलेट एंड ग्रेनेड इन द अटैक। तो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। मोर देन 1 डोजन ऑफ द बुलेट फायर हुए हैं और स्टील का प्लेट्स यहाँ पे छितड़े गए हैं बहुत सारे। तो यह क्लियर है, इट्स नॉट क्लियर वाई द व्हीकल वाज ऑन द सैल्यूटरी ड्राइव इन द एरिया डिस्पाइट हाइटेंड मिलिट्री एक्टिविटी इन द रीजन। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो गया है कि ये मिलिटेंट वाले रूट से क्यों जा रही थी ये बसें मिलिट्री पर्सोनल की, जबकि वो हाईली क्या है, मिलिट्री इफेक्टेड एरिया है। ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आई हैं। आगे देखते हैं ये किस चीज़ को ये यहाँ पे निकाल के लाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो बातें करेंगे। अपग्रेडेड एक्सरे मशीन्स टू फास्ट ट्रैक बैगेज चेक एट एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पे जो हम लोग बैगेज निकाल के रखते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, उस चीज़ को अब नहीं निकाल पाएगी और अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एक्सरे मशीन आ रही है। और ये जो टोकरी आप देख रहे हैं बहुत फेमस टोकरी है। एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो आपको इस टोकरी में अपना मोबाइल फ़ोन्स, अपने वॉलेट, अपने कीज़, अपने सारे गैजेट, अपने ईयरबड सारे निकाल के रखने होते हैं। यहाँ पे जो भी आप कैरी इन बैग रखे हैं उसमें से सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ पे रखने पड़ेंगे और ये एक्सरे करेगा। तो ये 2024 के एंड तक इसको अप्लाई करने की बात करी गई है। बहुत पहले से इस पे बात चल रही है लेकिन अभी तक इसको एग्जीक्यूट करा नहीं गया। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट चीज़ें जो चलती हैं वो देख लेते हैं। हाउसेस अनफिनिश्ड, बिहार सर्व नोटिस टू 2.21 लाख बेनिफिशियरी पीएमएजी। तो पीएमएजी क्या है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है और इसको 1.2 लाख रुपीज़ बेनिफिशियरी दी जाती है। किस चीज़ के लिए, कि आप अपना घर बनाइए। कहाँ पे, स्पेशली ग्रामीण एरिया में ये चीज़ें दी जाती हैं। तो लीगल एक्शंस लिए गए हैं कुछ लोगों पे। 347 गवर्नमेंट एम्प्लॉई, 347 गवर्नमेंट एम्प्लॉई पे ये चीज़ें ली गई हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये चीज़ें जारी किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इसमें क्या प्रोवाइड करता है, इसमें पक्का हाउसेस प्रोवाइड करता है। मिनिमम साइज कितने के लिए, 25 स्क्वायर मीटर के लिए। तो मिनिमम इतनी चीज़ें होनी चाहिए और पक्का घर होना चाहिए, यही इसका टारगेट है। क्वेश्चंस इससे भी यूपीएससी में आया है इसलिए मैं इसको कवर किया हूँ। तो यह टोटल जो है 1,20,000 पर यूनिट इज़ गिवन अंडर द स्कीम। तो ये टोटल अमाउंट दिया जाता है लेकिन यूनियन टेरिटरी में 10,000 रुपये और दिया जाता है। तो 1,30,000 पर यूनिट यूटी के लिए है, 120 पर यूनिट किसके लिए है, वो रूरल स्टेट के लिए है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राम वन गमन परिपथ का निर्माण किया है और माता कौशल्या का महोत्सव सेलिब्रेट किया है 22 से 24 अप्रैल। कहाँ पे, चंडकपुरी में, यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो ये देखते हैं, ये एक अच्छी बातें हैं और रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट को कोई पार्टी छोड़ नहीं रही है, जिसके कारण भारत में कल्चरल फ्यूज़न बहुत अच्छा से चल रहा है। तो कल्चरल फ्यूज़न इम्पॉर्टेंट है देश में और इसको प्रमोट करते रहना चाहिए क्योंकि लोगों का जो हेरिटेज है वो डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। वीटो बाय साइलेंस, तो क्या चुप रह के हम लोगों ने क्या नो बोल दिया, ये यहाँ पे बोली गई है। तो सेंटर सीम्स टू फोर्सिंग कॉलेजियम। तो कॉलेजियम क्या है, एक ग्रुप है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, जो डिसाइड करती है कि कौन अपॉइंट होगा और कौन ट्रांसफ़र होगा। ये चीज़ें डिसाइड करती है। तो किस चीज़ के लिए, जजेज के लिए। जो भी हाई कोर्ट के जजेज हैं वो कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंडेशन भेजी जाती है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट तब जाके अपॉइंट करती है किसको, इन जजेस को। तो ये चीज़ें यहाँ पे निकली हैं। अभी रिसेंटली बात करी गई है एस मुरलीधर को, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो इनको रिकमेंडेशन बहुत पहले से ही दे रही है गवर्नमेंट कि इनको आप, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज लेट द यूनियन गवर्नमेंट, तो इनको रिकमेंडेशन भेज दिया लेकिन इनको अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है और साइलेंस है, उस पर कुछ बोल भी नहीं रही है, जिसके कारण अभी सेंटर क्या करी है, नया नाम सेंटर कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नया नाम एक चूज करी है, प्रपोजेज नेम जस्टिस एस बी
गंगापुर वाला, जज बॉम्बे हाई कोर्ट, एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट के लिए जो इनका नाम जाना था, वो इनका नाम अब करी गई है कितने समय के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट ही नहीं कर रही है। अब पता नहीं गवर्नमेंट किस इंटेंशन से अपॉइंट नहीं कर रही है, इसी चीज़ की यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो रिसेंट इंस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट हाईलाइट ये करती है कि पॉलिटिकल व्यू ऑफ पर्सपेक्टिव अपॉइंटीज टू इंस्टॉल देयर एलिवेशन टू द बेंच। तो जो अपने अपने फेवरेबल ह्यूमंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनको प्रमोट करने की बातें करी गई हैं, और इसलिए यहाँ पे बातें कर रही हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है। टू एक्सरसाइज द राइट टू वेटो एनी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र प्रपोज्ड बाय द कॉलेजियम। इस चीज़ को लेके कॉलेजियम को हमेशा सवाल उठाती रही है गवर्नमेंट कि आप इसमें चेंजेस लाएँ। इसीलिए 2014-15 में यहाँ पे एनजैक अमेंडमेंट आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई गई थी, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी, जो कि नल एंड वाइड कर दिया गया था। कौन? सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइड कर दिया था, और इसको हटा दिया गया क्योंकि इसमें सारी की सारी पावर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती किसके पास? गवर्नमेंट के पास। इसलिए सुप्रीम कोर्ट डर के इसको हटा दिया। तो ये चीज़ें कॉलेजियम में कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं, यहाँ पे बातें बोली गई हैं, लेकिन जो अपॉइंटमेंट आ रही हैं क्या वो सही आ रही हैं, ये भी एक क्वेश्चंस निकल के आता था। तो कैसे होते हैं देखते हैं अब अगले चीज़ों में हम लोग कि क्या बातें निकल के आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, इसलिए मैं डाल दिया। सबसे पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि वीवी पैट का सबसे पहला यूज कहाँ पे हुआ, किस सन में हुआ, और वीवीपैटी का पूरा फुल फॉर्म ये कमेंट सेक्शंस में आप ज़रूर लिखें। तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है वो, उसमें क्या पाई गई है? उसमें डिफेक्टिव पाई गई है, और डिफेक्टिव पाई गई है कहाँ पे? 2019 का जो इलेक्शंस पिछला हुआ था यूनियन का, उस पे डिफेक्ट पाई गई है लोकसभा इलेक्शंस में। उसके बाद ये तो पहला हुआ, दूसरा जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ उसमें भी प्रॉब्लम पाई गई है। तो कम से कम ये जो प्रॉब्लम है ये मान के चलिए 6.5 लाख वीवीपैट मशीनों में ये डिफेक्ट पाया गया। तो ये एक ह्यूज आंकड़ा है। इतने मशीनों में अगर डिफेक्ट पाया जाएगा और यूनियन का चुनाव जो हो जाएगा, तो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को कहीं ना कहीं इंटरवेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया को यहाँ पे कोई भी मशीन्स अगर यूज करती है तो उसका अच्छे से पहले चेक हो जाना चाहिए। पहले सारी की सारी चीज़ों को वेल मेंटेन सिचुएशंस में चेक होना चाहिए, वहाँ पे तभी जाकर उसको इंस्टॉल करना चाहिए। क्योंकि मशीनें अगर एक बार सेट कर दी गई, प्रोग्राम कर दी गई, तो वो अपने ही आधार पे कार्य करती हैं। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। कांग्रेस इसमें डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे गलती हुई है, और ये बहुत बड़ा बात है। देखते हैं आगे ये चीज़ें कहाँ तक निकल के आती हैं। ये बहुत खुशी की बात है, मिलियंस ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल जो हैं वो होस्ट किए हैं कहाँ पे? उड़ीसा का बीच पे। उड़ीसा का बीच किस नाम से फेमस होता है? ऑलिव ट्री के नाम से। तो ये ऋषिकुलिया का बीच है। ऋषिकुलिया बीच आपको, ये आपका इंडिया है, तो ये उड़ीसा है। उड़ीसा के यहाँ पे टॉप में ऋषिकुलिया बीच है। तो ये ऋषिकुलिया बीच होस्टिंग के लिए जाना जाता है किसके? यहाँ पे टर्टल के लिए। वो टर्टल कौन है? ऑलिव रिडली। ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो ये इस बार का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। 6.3 लाख टर्टल यहाँ पे अभी तक का सबसे ज़्यादा यहाँ पे होस्ट किए हुए हैं, और यहाँ पे अंडे देने आते हैं। ये अंडे देने आते हैं और यहाँ पे मास नेस्टिंग और हैचिंग करते हैं, जिनके कारण ये बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जनरली एक ऑलिव रिडली जो है 100 से लेके 150 अंडे को देती है और उसे सेती है, जिसके कारण अंडे देने के बाद उस पर मिट्टी डाल के वो रात के सुबह होने से पहले ही वहाँ से निकल जाती है, और लगभग 40 से 60 दिन के बाद वो हैचिंग हो जाती है, और 40 से 60 दिन के आसपास से वहाँ से अंडे से एक सेल से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। और ऋषिकुलिया बीच कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नहीं है। अगर ऋषिकुलिया बीच को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस बीच है और इस यहाँ से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। और ये एक
अच्छा इंडिकेशंस है किसी भी लोग के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्या निकल के आता है। इंडियन पॉलिटिशियन मिनिस्टर सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, अपना ब्लू टिक्स जो है वो गायब हो गए हैं। अभी एलन मस्क साहब ट्विटर को खरीद लिए हैं, तो ट्विटर को खरीद लिए हैं तो वो ब्लू टिक के लिए पैसा लेते हैं। हम तो ब्लू टिक के लिए पैसा लेते हैं। यहाँ पे ब्लू टिक भारत के बहुत सारे मिनिस्टर, भारत के सेलिब्रिटी लोगों का ब्लू टिक हटा दिया गया है। उसी में से एक हैं हमारे बच्चन साहब। बच्चन साहब ने लिखा है कि ब्रदर ट्विटर क्यों मेरा हटाए हो यहाँ पे ब्लू टिक, मैंने तो पैसे भी पे कर दिया, तो प्लीज़ इसको जल्दी से रिस्टोर कर दो ब्लू टिक, ताकि लोग हमें पहचान सके कि मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैंने ही ये पोस्ट डाला हुआ है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आई हैं। बहुत सारे मिनिस्टर अश्विनी वैभव, राजीव चंद्रशेखर, इवन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी के भी यहाँ पे ब्लू टिक को हटा दिया गया है। तो ट्विटर के अकाउंट पे ब्लू टिक होता है जिससे लोगों का एक अलग पहचान होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जिसको पीएम एक्सीलेंट अवार्ड दी गई है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें डाली। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला है किस चीज़ में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इनोवेशन न्यू एज लर्निंग सेंटर। तो न्यू एज लर्निंग सेंटर में इसको मिला है। यहाँ की पाक की मीडिया जो है इंडियन चैनल को एयर करने के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि इंडियन एयर को यहाँ पे आप एयर नहीं कर सकते, इंडियन न्यूज़ को, इंडियन चैनल को एयर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। तो कौन सी कंट्री लगाई है? इस्लामाबाद, पाक, याद रखिएगा। तो ये अभी जो आपको बताया स्टेट एफिलिएटेड टैग ये हटा दी गई है। इंडोनेशिया के मेन पार्टी ने नाम दिया गया है जावा के गवर्नर को कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए इनका नाम गंजर परनोबोवा है, याद रखिएगा। वोइंग सपोर्ट यूएस एलआई बिलीव यूक्रेन कैन रीटेक लैंड। तो यूएस की एलआई बताइए अभी भी ये सोच रही है कि यूक्रेन जो है वापस लैंड को ले सकता है। ये लोग तो वार की तरफ और ढकेले जा रहे हैं और वर्ल्ड में जो है स्टेबिलिटी का कोई नाम ही नहीं नज़र आ रही है। अभी रिसेंटली ने इन्होंने नाम रोशन कर दिया अपना, इनका नाम है स्वीटी। और स्वीटी को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फिर भी इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप को जीत लिया है। तो अभी ये चैम्पियन बन चुकी हैं। इनकी बात करी जाए आप अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनको ग्राउंड एक डिजीज़ था, इनको स्टोमक इन्फेक्शन था और 2-3 प्रॉब्लम से ये गुजर रही थी, जिनके कारण फिर भी इस चीज़ को ये लेके आई। अभी इस चीज़ को, इनको जब प्रॉब्लम हुई थी तो इस चीज़ को छोड़ के ये कबड्डी में भी ट्राई की थी, तो कबड्डी में भी ये नेशनल लेवल पे प्लेयर बन गई थी। तो इनके भाई और इनके हस्बैंड ने इनका बहुत सपोर्ट किया। इनके हस्बैंड कबड्डी खेलते हैं और ये अभी नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं, जिसके कारण ये न्यूज़ में है। तो ये बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल एक स्टोरी है कि बहुत सारे ऑड्स और इवेंट लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते होना चाहिए। ये अपनी विल पावर को बताती हैं कि मेरा विल पावर ही था जिसके कारण मैंने यहाँ तक पहुँची हूँ और अपने इंजरी को, अपने ग्रीफ को साइड में करके मैं यहाँ तक इस चैम्पियंस को हासिल की हूँ। तो ये इनका कहना है स्वीटी का, और ये एक देश के लिए बहुत प्राइड मूवमेंट की बात है कि इतना ऑड्स और इवेंट को फेस करके भी यहाँ तक पहुँच जाना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, सब लोग फ्रेंड्स नहीं कर सकते। आज का जो प्रश्न है वो है कि मौलिंग नेशनल पार्क और नामढापा नेशनल पार्क, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये कहाँ पे है? तो ये प्रश्न ये था कि मौलिंग नेशनल पार्क और नामढापा नेशनल पार्क, तो ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि मैं पहले आपको बताया हूँ। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो क्वेश्चंस है 2021 का, वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। इसका गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉ पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट, ये कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और 2
बी में दिया है 2 and 3, सी में दिया है 1 and 3, डी में दिया है 1 to 3। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेप्स मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। तो कट इन टैक्स रेट एक्म्पनाइड बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बी जो है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, सी जो है इंक्रीज इन टैक्स रेट एक्म्पनाइड बाई रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, डी जो है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये पुराने क्वेश्चंस हैं, ओल्ड क्वेश्चंस हैं, और ओल्ड क्वेश्चंस यही कहते हैं, इसका आंसर सी होगा 1 and C, क्योंकि आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और आरबीआई जो अपना एक्ट पावर लेता है वो आरबीआई एक्ट 1934 से लेता है। तो राइट आंसर सी है यहाँ पे, और इनका जो है राइट आंसर बी है। तो राइट आंसर बी है, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। पब्लिक प्रोजेक्ट पे आप जब पैसे खर्च करेगी गवर्नमेंट, तो पब्लिक प्रोजेक्ट पे पैसे खर्च करने से सीधे वो पैसे कहाँ जाएंगे, वो पैसे जाएंगे सिविलियन के पास। तो सिविलियन के पास अगर पैसे होंगे तभी वो पैसे मार्केट में डालेंगे, वो अपनी आवश्यकताएं की चीज़ें खरीदेंगे, जिसके कारण मार्केट रन करेगी। नहीं तो मार्केट यहाँ पे रिसेशन में स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल होने के कारण ये रिसेशन आती है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। यहाँ पे कट करेंगे टैक्स रेट और इंक्रीज कर देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और इंक्रीज करेंगे टैक्स रेट, ये भी तो गलत हो जाएगा, और रिडक्शन करेंगे एक्सपेंडिचर, जिसके कारण मार्केट में पैसा जाएगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ये है। आज का जो क्वेश्चन है 2016 से लेके आया हूँ, वह एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है और एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी। कौन से बुक में लव स्टोरी का वर्णन है, किसके बेटे के बारे में, जो कि फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी के माने थे। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वो बताना है, और दूसरा इसका आंसर क्या है वो बताना है। तो ए में दिया है स्वप्न वशावदत्ता, बी में दिया है मालविक अग्निमित्र, सी में दिया है मेघदूता, डी में दिया है रत्नावली। ये चारों बुक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चंस, सारे पॉइंट से क्वेश्चंस, रत्नावली, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, स्वप्न वशदत्ता से ये क्वेश्चंस पीसीएस में, यूपीएससी में पूछे ही गए हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने लगाया है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। यहाँ पे क्वेश्चंस आती है, द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो आईएनडीसी जो है, यह क्वेश्चंस आया हुआ है और यूपीएससी में, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सम टाइम सीन इन द न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो किस कॉन्टेक्स्ट में आईएनडीसी को देखा गया है, तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट, प्लेजेस मेड बाय द यूरोपियन कंट्री टू रिहैबिलिटेट रिफ्यूजी फ्रॉम वार अफेक्टेड मिडिल ईस्ट। तो इनको रिहैबिलिटेट रिफ्यूजियों की बात करी गई है, कहाँ से, मिडिल ईस्ट से, उनके वार अफेक्टेड जोन से। तो उनको रिहैबिलिट करने की बात करी गई, क्या वो है आईएनडीसी। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात यहाँ पे बोली गई है। सी ऑप्शन देखते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर कंट्रीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AIIB। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना करने के लिए करी गई है। डी ऑप्शन देखते हैं, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये प्लान ऑफ एक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके ये चीज़ें कही गई हैं। आपको आंसर कमेंट सेक्शंस में लिखना है और कमेंट करना है। यहाँ पे आरबीआई से जो क्वेश्चन था वो मैं पहले बताया कि उसका जो पावर लेता है वो आरबीआई एक्ट 1934 से लेता है आरबीआई से, और आरबीआई एक्ट सेक्शन 1 में ये रिजर्व करता है गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर आरबीआई एक्ट 1934। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक रिसेशन का डेफिनेशंस ये है कि बिजनेस साइकिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके कारण मैं आपको बोला क्या, पब्लिक में पैसा खर्च करने के लिए गवर्नमेंट बाध्य हो जाती है, तभी लोगों तक पैसे पहुंचते हैं। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं। स्पेंडिंग रिसेशन जनरली अकर व्हेन वाइड स्प्रेड ड्रॉप इन स्पेंडिंग। तो पैसा खर्च करने के लिए पब्लिक के पास पैसे ही नहीं रहते हैं, जिसके कारण ये चीज़ें रिसेशंस
हो जाती हैं। तो फाइनली फिनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, सप्लाई शॉक हो जाती है, इकोनॉमिक बबल हो जाती है, और नेचुरल डिजास्टर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी ये चीज़ें सारी निकल के आती हैं। ये सारी इम्पॉर्टेंट आज की जो एडिटोरियल है वो मैंने आपको कवर किया। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक अपील है आप लोगों से, इस पे ध्यान दें। ये जहाँ तक हो सके एफॉरेस्टेशन करें, पृथ्वी में पानी को सेव करें। वाटर बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे लाइफ में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी।